हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्शन इन प्लांट के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में सारी बातें आप ध्यान से अगर समझते आ रहे हैं तो इस चैप्टर में हर एक कॉन्सेप्ट में आपको क्लियरिटी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप मुझे ध्यान से सिर्फ सुनते जाइएगा और इससे रिलेटेड जितने भी आपने एमसीक्यूज लगाने हैं वो सब लगा के देखिएगा। आपके हर एक एमसीक्यूज में सारे आंसर सही कर पाएंगे। तो मेरे साथ में आगे चलते हैं और हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हमने फ्लावर की बात पहले करी रखी है। तो ये जो है आप फ्लावर का जो ये पार्ट यहाँ पे डिजाइन करते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। इस पार्ट के तीन नाम है ना, ये ओवरी है, ये स्टाइल है, स्टिग्मा है। तो ये क्या है, स्टिग्मा। लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन बोलते हैं इसे। ये क्या है, ये है स्टाइल। और ये क्या है, ये है ओवरी। और इन तीनों को मिला के हम क्या नाम देते हैं इनका, इन तीनों को मिला के हम नाम देते हैं कार्पल या फिर पिस्टल। क्या बोलते हैं इसे, कार्पल या फिर बोलते हैं पिस्टल। कार्पल या फिर पिस्टल। अब देखो प्लांट के केस में क्या होता है, कार्पल और पिस्टल का जो नाम है, ये बहुत सारे नाम एक साथ में आए तो हम क्या बोलेंगे, एक से ज्यादा जब भी हम वर्ड यूज करते तो बोलते उसके आगे एक नया वर्ड लगा देते, पोली। पोली कार्पल, पोली पिस्टल। तो पोली कार्पलरी कंडीशन, पोली कार्पलरी कंडीशन का मतलब क्या हुआ, मेनी कार्पल्स। मैंने क्या नाम लिख दिया यहाँ पे, पोली। पोली यानी एक से ज्यादा, कार्पल, कार्पल यानी ये कौन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो पोलीकार्पल मतलब पोलीकार्पलरी कंडीशन मतलब बहुत सारे कार्पल्स हैं, मतलब ऐसे कार्पल्स बहुत सारे हैं। अब बहुत सारे कार्पल्स में कार्पल साथ में है कि अलग अलग लगे हुए हैं। जैसे मैं डायग्राम बना के अगर आपको यहाँ पे छोटा सा बताना चाहूँ तो मैं ऐसे बता सकता हूँ ना। तो एनसीईआरटी में भी डायग्राम दे रखा है, एक डायग्राम ऐसा कुछ करके एक डायग्राम दे रखा है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका डायग्राम, रियल डायग्राम भी दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसा एक डायग्राम दे रखा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसा एक डायग्राम आपको दिखेगा, एनसीईआरटी में लिखा रखा है। ये डायग्राम है, इसमें ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये सभी लाइंस क्या है, ये सभी लाइंस में ये वाला जो पार्ट है ये है कार्पल। इसे हम क्या बोलेंगे, ये सब कार्पल है। अब ये कार्पल एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे इसे, पोलीकार्पलरी कंडीशन। और अगर यही कार्पल आपको इस लाइन के सराउंडिंग में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे ये कार्पल, फिर यहाँ पे ये कार्पल, फिर यहाँ पे ये कार्पल, ऐसे बहुत सारे कार्पल है। देखो ये भी पॉलीकार्पलरी कंडीशन है, ये भी पॉलीकार्पलरी कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे जो कार्पल है वो आपको साथ साथ में दिखेंगे, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस। क्या बोलेंगे, पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन। इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीकार्पलरी। इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, पॉलीकार्पलरी, कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन। इसके लिए वर्ड यूज क्या करेंगे अपन, एपोकार्पस कंडीशन। देखो कार्पस अलग अलग है, ए फॉर अलग अलग, ए फॉर अलग अलग, और कार्पल मतलब कार्पस यानी कार्पल, अलग अलग कार्पल। सी फॉर सात, एस फॉर सात सात, और कार्पल यानी कार्पल। तो सात सात कार्पल है तो बोलेंगे सिन कार्पस, अलग अलग है तो बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन। पॉलीकार्पल मतलब बहुत सारे कार्पल। क्या आपको बात समझ में आई, अगर यहां से आपको बात समझ में आई तो ये वाला डायग्राम जो है, ये वाला डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये एनसीईआरटी का जो डायग्राम दे रखा है इसका एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, आप देखिएगा ये एग्जांपल है पेपावर सोमेनिफेरम। ये क्या है, पेपावर, क्या नाम है इसका, पेपावर, पेपावर सोमेनिफेरम, सोमेनिफेरम। देखो इसको आप याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने का मैं तरीका बता देता हूँ। जो बहुत सारे लोग साथ में आ जाते हैं ना ग्रुप में तो पावरफुल बन जाते हैं। और ये पेपावर सोमनीफेरम क्या बनाता है, ये ड्रग्स बनाता है। ये ड्रग्स बनाता है तो ड्रग्स क्या होती है, पावरफुल चीज होती है। ड्रग्स मतलब मेडिसिन। ये ड्रग्स है जिसे हम नशीला पदार्थ नहीं बोलते, इसे ड्रग्स एज ए मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। देखो ये मैंने कहीं से फोटोग्राफ आपके लिए लिए हैं, यही कंडीशन यहाँ पे डिनोट कर रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो ये जो है कार्पल्स है, ये छोटे छोटे ये जो पार्ट दिख रहे हैं ये सब क्या है, कार्पल्स। ये कार्पल्स क्या है, साथ साथ में दिख रहे हैं, एक छोटे से मतलब घड़े जैसी शेप में दिख रहे हैं ना, ये सब कार्पल्स है। ये सब क्या है, ये सब कार्पल्स है। ये कार्पल्स कैसे है, साथ साथ में तो क्या बोलेंगे, पॉलीकार्पल सिनकार्पस कंडीशन। इस केस में देखो यहाँ पे, इस केस में यहाँ पे ये कार्पल है, ये कार्पल है, ये कार्पल है, ये सारे क्या है, ये सारे है कार्पल। जो ये कार्पल 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 कार्पल, ये कार्पल मुझे बताओ आपको अलग अलग दिख रहे कि नहीं दिख रहे, ये कार्पल आपको अलग अलग दिख रहे हैं। अलग अलग जब होते हैं तो बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। इसका एग्जाम्पल भी तुम्हें याद रखना है। इसका एग्जाम्पल है क्या, इसका एग्जाम्पल है माइकेलिया। इसका एग्जाम्पल क्या है, माइकेलिया।
माइकेलिया इसका एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में दे रखा है। दोनों एग्जाम्पल नीट में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन जब लगाओगे तो आपको ये डायग्राम भी मिल जाएगा, इसके साथ में ये दोनों एग्जाम्पल भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, रियलिस्टिक डायग्राम है जिसे हम देख सकते हैं और आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखो, इससे आगे जब हम चलेंगे तो हमें आप यहाँ पे हमें पढ़ना है क्या मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे हमें पढ़ना है, मैं पहले आपको कुछ ऐसे स्पेशल टाइप का एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं आज मेगा, मेगा यानी बड़ा, स्पोरो, स्पोर यानी स्पोर, जेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मेगा यानी बड़ा होता है, स्पोर। प्लांट के केस में आपको एक बात याद रखनी है, प्लांट के केस में जब भी हम गेमेट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे एक तो माइक्रोगेमेट, एक मैक्रोगेमेट या फिर मेगा गेमेट। मेगा वर्ड हमेशा हम फीमेल के लिए वर्ड यूज करेंगे और माइक्रो हमेशा हम मेल के लिए यूज करेंगे। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब है फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन। अब फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन कैसे होता होगा भाई? ये आपने पढ़ी कार्पल, जिसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के बारे में आपने पढ़ा। यहाँ पे बहुत सारी सेल होती कि नहीं होती ओवरी में? तो हाँ, यहाँ पे बहुत सारी सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। हर एक सेल को हम यहाँ पे एक नया नाम दे देते हैं। इसमें प्रेजेंट सेल का शुरू से नाम होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल होती है। ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू। और स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो आगे जाके स्पोर बनाएगा। अगर यहाँ पे ये स्पोर आगे जाके मेगा स्पोर बनाएगा तो यहीं से हम निकाल के एक सेल को बाहर निकाल के पढ़ लेंगे। भाई मुझे बताओ, ये प्लांट का एक पार्ट है, ये प्लांट का पार्ट होता है यार। प्लांट का जो भी प्लांट बॉडी होता है वो एन कंडीशन में होता है कि 2n कंडीशन में? तो आंसर है वो सभी प्लांट बॉडी के जो पार्ट है वो 2n कंडीशन में होंगे। तो ये भी तो प्लांट का ही पार्ट है, ये भी कैसी कंडीशन में? 2n कंडीशन। इसमें प्रेजेंट सेल भी कैसी कंडीशन में? 2n कंडीशन में। तो जो मेगा स्पोर बनाएगी वो सेल किसी, वो भी 2n कंडीशन में। तो यहां से मैं एक सेल निकाल लेता हूं। इस सेल का नाम क्या है? इस सेल का नाम ऐसे जनरली हम लिखते हैं स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल, स्पोरोजीनस मतलब स्पोर बनाने वाली सेल, स्पोर जनरेट करने वाली सेल, स्पोरोजीनस सेल। इसका एक नया नाम और दिया गया, इसका नया नाम दिया गया न्यूसेलस। क्या नाम दिया गया? न्यूसेलस इसका नाम है। न्यूसेलस सेल जो होती है वो आगे जाके मेगा स्पोर जनरेट करती है। चलो, मैं यहां से एक सेल निकाल लिया, मैंने यहां से एक सेल निकाला जो कैसी कंडीशन में यार? वो है 2n कंडीशन में, डिप्लॉयड कंडीशन में जो सेल है। इस सेल को मैं बोलता हूं कि चलो आगे चल के आप क्या करो, आगे चल के आप एक अच्छा काम करो। क्या अच्छा काम करो? आप बनाओ फीमेल गेमेट। जब इसको मैंने बोला कि आप फीमेल गेमेट बनाओ तो इसने तुरंत ही क्या कर दिया? इसने तुरंत ही मियोसिस किया। मियोसिस आपने 11th क्लास का चैप्टर पढ़ा होगा, सेल डिवीजन, सेल साइकिल और सेल डिवीजन में आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी मियोसिस हम पढ़ते हैं तो मियोसिस के दो पार्ट पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं मियोसिस फर्स्ट, एक पढ़ते हैं मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट होता है तब हम मियोसिस कंप्लीट मानते हैं। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनती है, मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनती है। लेकिन माइटोसिस में 2n से 2n बनती है, मियोसिस में 2n से n बन जाती है। तो मैं यहाँ पे 2n से n कंडीशन की 4 डॉटर सेल बना देता हूं और चारों सेलों में मैं न्यूक्लियस डिनोट कर देता हूं। चारों की चारों सेल कैसे बन गई? n कंडीशन बन गई। अब आपको यहां से एक बात डायरेक्टली याद ही रख लेनी है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो हम थोड़े उलझ जाएंगे, लेकिन आपके वो किसी काम का भी नहीं। मैं बताने को आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें आपको डायरेक्टली एक बात क्या याद रखनी है? इसमें 3 सेल जो है, जो यहां से इस सेल से बनी है, इस सेल का नाम मैं यहां पे लिख देता हूं मेगा स्पोर बनाने वाली सेल। मेगा स्पोर बनाने वाली मम्मी, मदर सेल। इसका नाम क्या है? मेगा स्पोर बनाने वाली मदर सेल। तो इसका नाम है एमएमसी। शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसे अपन? एमएमसी। याद रखना, ये मेगा स्पोर मदर सेल है। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, 4 सेल बनेगी। 3 सेल क्या हो गई? 3 सेल हो गई डीजनरेट। इसका मतलब हर एक मेगा स्पोरोजेनेसिस में एक मेगा स्पोर मदर सेल से एक ही सेल बचती है। और ये सेल क्या करती है? अब ध्यान से देखना, आपसे मैं अगर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, यहां से मैं एक क्वेश्चन जनरेट कर सकता हूं जो आपको ऐसे देखने में लगेगा कि ये कैसा क्वेश्चन है या फिर गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि प्लांट में जब भी गेमेटोजेनेसिस होता है, प्लांट में जब भी गेमेट बनता है, चाहे वो मेल गेमेट हो चाहे वो फीमेल गेमेट हो, उसमें कौन सा डिवीजन होता है? तो आप में से बहुत सारे लोगों के आंसर ये हो सकते हैं कि प्लांट में जब भी गेमेट बनेंगे तब सेल डिवीजन जो होगा वो होगा मियोसिस। लेकिन आंसर मियोसिस नहीं है, आंसर माइटोसिस है। इसका आंसर आप देखते जाना। क्या ये मेल गेमेट है?
क्या ये फीमेल गेमेट बन गया? तो ये फीमेल गेमेट तो नहीं बना है। तो फीमेल गेमेट नहीं बना है तो यहाँ पे होता है माइटोसिस। इसमें क्योंकि ये एन कंडीशन में है, आपको मैंने बोला मियोसिस से एन कंडीशन की 4 सेल बन गई, 3 डीजनरेट होगी, अब ये जाएगी माइटोसिस में। और माइटोसिस में जब ये जाएगी तो यहाँ से आप देखना, माइटोसिस में जब जाएगी पहली बार इस चेम्बर में जब माइटोसिस होगा तो एन से एक एन और बन गई, मतलब एक इस चेम्बर में 2 न्यूक्लियस बन गए। मतलब कुल मिला के यहाँ पे क्या चल रहा है? कुल मिला के यहाँ पे चल रहा है यार कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मीन्स क्या होता है यार? कैरियोकाइनेसिस का मीन्स होता है, कैरियो यानी न्यूक्लियस होता है, काइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब यहाँ पे टूटना नहीं होता है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बनना। तो एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए? 2 न्यूक्लियस बन गए, क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है, सेम टाइप की सेल बनती है, सेम टाइप की न्यूक्लियस बनते हैं। तो यहाँ पे बन गए 2 न्यूक्लियस। कंटिन्यूअसली यहाँ पे सक्सेसिवली 3 माइटोसिस होते हैं। तो एक माइटोसिस फिर से हुआ, तो मैंने यहाँ पे फिर से क्या लिख दिया? फिर से मैंने लिख दिया माइटोसिस। फिर से माइटोसिस हुआ तो इस चेम्बर में क्या हुआ? इस चेम्बर में फिर से एक सेल से 2 सेल, तो कुल मिला के 2 सेल से कितने सेल बन गई? 4 सेल, मतलब 4 न्यूक्लियस इसमें बन गए। कैरियोकाइनेसिस अभी कंटिन्यू है। इसके बाद में एक कैरियोकाइनेसिस में एक माइटोसिस और होगा, क्योंकि मैंने बोला इसमें 3 बार माइटोसिस होता है। तीसरी बार जब माइटोसिस होगा तो इस चेम्बर में जो न्यूक्लियस बन के तैयार हो जाएगा वो कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? इसमें न्यूक्लियस बन जाएंगे 8 न्यूक्लियस बन गई इस एक सिंगल चेम्बर में। तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियस कंडीशन बन गई है। 8 न्यूक्लियस कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली माइटोसिस हुआ है। और कुल मिला के अब इन न्यूक्लियस को इस चेम्बर में अरेंज करना है और कुल मिला के हमें क्या बना देना है? एक एम्ब्रियो सेक बना देना है। एम्ब्रियो सेक बनाएंगे, यहाँ से देखना, मैं यहाँ से एम्ब्रियो सेक बना के आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनते जाना। एम्ब्रियो सेक जो है ये है, इस चेम्बर को मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, इस चेम्बर को यहाँ पे बन रहा हूँ। मैं तुम्हें ये यहाँ से कहानी सुना देता हूँ। कहानी ये है कि एक ये फैमिली है, बड़ी फैमिली। इस फैमिली में एक लड़की की शादी करनी है, ये लड़की इसकी शादी करनी है और इसकी शादी करने के लिए यहाँ पे बातचीत चल रही है। जैसे ही हमारे रिलीजन में, जैसे ही हमारे कम्युनिटी में, जैसे ही हमारे कल्चर में शादी की बात चलती है तो फैमिलीज में कोई ना कोई नाराज जरूर हो जाता है, चाहे वो चाचा चाची हो, चाहे ताऊ ताई हो, चाहे वो बुआजी फूफाजी हो, वो हमारे यहाँ पे नाराज हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे इस लड़की की शादी की बात चली तो 3 लोग एंटी हो गए। 3 लोग क्या हो गए? एंटी हो गए। तो एंटी होके ये 3 लोग साइड में आ गए। देखो, ये 3 लोग साइड में आके चले गए, एंटी होके चले गए। मेरी बात याद रखना, मैंने क्या बोला? एंटी होके, 3 एंटी होके चले गए, 3 लोग एंटी होके चले गए। कोई बात नहीं भाई, 5 लोग बचे, 5 लोग मिलके कुछ बात करते हैं। बात ये किया कि इसकी शादी होने, इसको यहाँ पे बैठा दो, जिसकी शादी होनी है उसको यहाँ पे बैठा दो, और उसके बाद में 2 लोग इसके साथ में रहेंगे जो इसकी सहेलियां हैं। कुल मिला के इन 2 में से हमने इसका क्या बना दिया? सहेलियां बना दिया। बीच में 2 लोग बचे जो पूरी शादी को देखेंगे, पूरी शादी का अरेंजमेंट करेंगे। इस तरीके से इसमें बीच में 2 लोग बच गए। कुल मिला के जो 8 न्यूक्लियस जो बनाए थे, जो 8 लोग थे, वो इस तरीके से डिवाइड हो गए। ये न्यूक्लियस इस तरीके से अरेंज हो गए। अब क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस जब कंप्लीट हुआ है उसके बाद में तुरंत स्टार्ट हो जाता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटोकाइनेसिस का सिंपल सा मीनिंग होता है कि अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो इसमें पूरा जो साइटोप्लाज्म, अब ये कॉमन साइटोप्लाज्म है, अब जैसे ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो देखो, ये साइटोप्लाज्म आया, ये साइटोप्लाज्म आया और ये साइटोप्लाज्म, ये 3 सेल बन गई है साइटोकाइनेसिस होते ही। यहां पे ये वाली बीच वाली सेल ये है, साइड वाली सेल ये है, और इसके साइड वाली सेल ये है। कुल मिला के 3 सेल नीचे बन गई। अब बीच में क्या बच गई? बीच में एक पूरा बड़ा साइटोप्लाज्म कंटेंट बच गया, और ये न्यूक्लियस देखो n+n कंडीशन में रह गए। ये दोनों सेपरेट हो गया, अपना अपना साइटोप्लाज्म लेके नहीं जा रहे हैं, ये बीच में रह गए। तो बीच में जितना भी साइटोप्लाज्म बचा है वो इनके और इनके बाप का है, इन दोनों न्यूक्लियस के बाप का है, मतलब इनका ही ये साइटोप्लाज्म बचा है। कुल मिला के इसमें क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है। साइटोकाइनेसिस जब कंप्लीट हुआ है तो अब यहां से जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो साइटोकाइनेसिस यहाँ पे हुआ है, ये साइटोकाइनेसिस, मैं थोड़ा कलर चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये साइटोकाइनेसिस इस तरीके से जब कंप्लीट हो गया है तो इस साइटोकाइनेसिस के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि साइटोकाइनेसिस में न्यूक्लियस कितने हैं। इससे ये साइटोकाइनेसिस होने के बाद में न्यूक्लियस कितने हैं तो आप काउंट करके जब यहाँ पे बताओगे तो आपका आंसर आएगा, न्यूक्लियस है इसमें 8 न्यूक्लियस तो है, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में, तो 8 न्यूक्लियस यहाँ पे है। ठीक है, 8 कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद में सेल कितनी है तो बोलेंगे 3 सेल ऊपर है, 3 सेल नीचे है और 1 सेल इस बीच में, इसे अपन सेंट्रल सेल बोलेंगे। तो कुल मिला के सेल कितनी है तो सेल है यहाँ पे 7। तो एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है कि एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट में जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है तो 8 न्यूक्लियस
वो 7 सेल्ड कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट आपको मिलती है। इन सबके मैं अब नाम लिख देता हूँ, तो सबके नाम में यहाँ से जब लिखूंगा तो आप ध्यान से देखते रहना कि कौन कौन सी सेल को मैंने क्या लिखा है। इन तीनों सेलों का नाम मैं लिख देता हूँ। ये एंटी होके आए थे इधर, इसलिए इनका नाम क्या है, एंटीपोडल सेल। ये इस पोल की ओर आ गए इसलिए इसका इनका नाम क्या है, एंटीपोडल सेल। तीनों सेल का नाम एंटीपोडल सेल। ये सेल जो है इसकी शादी होनी है, इसको हम बोलेंगे एग सेल। इसको क्या बोला अपन ने, एग सेल। ये जो एग सेल के सराउंडिंग में दोनों जो सेल है इनका नाम है सिनर्जिड सेल। क्या नाम है इनका, सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल इनका नाम। सिनर्जिड सेल कितनी है, 2। एक क्या है, एग सेल। सिनर्जिड सेल और एग को मिला के हम यहाँ पे एक नया नाम निकाल देते हैं। नया नाम है इसका एग एपेरेटस। एग एपेरेटस इसका नाम है। एग एपेरेटस क्या है, जिसमें एग सेल है और एक सिनर्जिड सेल है। कुल मिला के एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट पूरी तरह से हो गया है। इसे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सेक। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सेक। अब यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये जो एम्ब्रियो सेक है ये होता कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे एक ओवरी बनाता हूँ और इस ओवरी में मैं आपको सारी चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको चीजें समझ में आ जाएगी अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं बात। तो ये मैंने बनाया एक ओवरी, और इस ओवरी में मैं बना रहा हूँ एक एम्ब्रियो सेक, मतलब ओव्यूल बना रहा हूँ। इस ओव्यूल का जब हम अरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक ऐसी कुछ स्ट्रक्चर जनरेट होगी। कैसी स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरेट होने जा रही है, और ये स्ट्रक्चर है, ये है आगे चल के सीड कोड बनने वाला है। और इस सीड कोड का नाम है इंटेगुमेंट, जो आगे जाके सीड कोड बनेगा। और ये यहाँ से ज्वाइन होता है, यहाँ से ज्वाइन होता है। इसका नाम यहाँ पे जो बड़ा सा बल्ब सा स्ट्रक्चर दिखे उसे अपन बोलेंगे प्लासेंटा। इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे यार प्लासेंटा। ये जो यहाँ पे जो ये फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर है इसे हम बोलेंगे हाइलम। क्या बोलेंगे, इसे हाइलम बोलेंगे। और जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इसे हम बोलेंगे, अच्छा यहाँ से ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम हाइलम बोलेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है फिलामेंट वाली स्ट्रक्चर इसे अपन बोलेंगे फ्यूनिकल। इसे अपन क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल क्या है, ये फिलामेंट है। हाइलम क्या है, जहां से ये इस एम्ब्रियो सेक के साथ में जुड़ा हुआ है या फिर इस ओविल के साथ में जुड़ा हुआ है उसे अपन हाइलम बोलेंगे। और इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे मैंने यहाँ पे लिखा प्लासेंटा बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में इसके अंदर जो ये पार्ट प्रेजेंट है जिसमें हमने अभी जो सेल का अरेंजमेंट करके दिखाया है, इस सेल के अरेंजमेंट को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ये एक सेल थी, ये साइड में जो 2 सिनर्जिड सेल थी, बीच में 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई थे, और ऊपर 3 क्या थी, ऊपर 3 एंटीपोडल सेल थी। इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पे हो जाता है। और ये पूरी तरह से कंप्लीटली क्या बन के तैयार हो गया, ये कंप्लीटली एम्ब्रियो सेक बन के तैयार हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे यार एम्ब्रियो सेक। इसे एम्ब्रियो सेक बोलेंगे। और इसे अपन क्या बोलेंगे, ओव्यूल। और ये ओव्यूल ही आगे जाके क्या बनता है, ये होता है फ्यूचर सीड। ये क्या होता है, फ्यूचर सीड होता है। और ये है ओवरी। और ओवरी आगे क्या होती है, ओवरी होती है फ्यूचर, ये होती है फ्यूचर फ्रूट। ये क्या होती है, फ्यूचर फ्रूट होती है। ये सारे जितने भी पॉइंट मैंने मेंशन किए सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से आगे की पेज को देखना। आगे के पेज को आप जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ओविल को ऐसे बना रखा है, एक ओविल को ऐसे बना रखा है, एक ओविल को ऐसे बना रखा है। ये मैंने एनसीईआरटी का ओविल यहाँ पे लिया है जो यहाँ पे बना के दिखा रखा है। जो मैंने एंटीपोडल सेल लिखी, चलाचल एंड लिखा। ये मैंने आपको एक नाम बोला था ना कि 3 लोग एंटीओ के चले गए। ये चले किधर गए, ये चले इधर गए। देखो यहाँ पे ध्यान से ये वाली स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बात कि ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है इसे अपन चलाचल एंड बोलेंगे और इसे अपन माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे। मैंने दोनों नाम बोले, ध्यान से सुनो। ये चलाचल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। चलाचल एंटीपोडल सेल जिधर होती है उधर ही चलाचल एंड होता है। और जिधर माइक्रोस्पोर आके एंट्री करता है, माइक्रोस्पोर मतलब मेल गेमेट जहां पे आके एंट्री करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या बात समझ में आई। अब देखो ओविल में एक ओविल को ऐसे बना रखा है, एक ओविल को सीधा बना देता हूं। ओविल जब सीधा बना होता है तो वो कैसे बना होता है, ध्यान से देखना। ओविल जब भी यार सीधा बना होता है तो वो कैसे बना होता है, ध्यान से देखते जाना। अगर ओविल को मैंने ऐसे बनाया, देखो ये मैंने बनाया है यहाँ पे इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट में जल्दी से बना रहा हूं, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। पर ये ओविल है और ये नीचे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है और ये मैंने बना दिए ओवरी। ये ओवरी बना दिए और इसके बीच में मैंने रख दिया एम्ब्रियो सेक। और यहाँ पे मैंने 3 सेल रखी है। अब की बार ये बीच में एक सेल नहीं, तीनों एंटीपोडल सेल है। तो ये कौन सा एंड हो गया, ये चलाचल एंड हो गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा एग सेल और यहाँ पे लिखूंगा मैं सिनर्जिड सेल।
तो मैंने यहाँ पे सिनर्जी सेल रखी और बीच में सेंट्रल न्यूक्लियस। ये आप ओविल को देखोगे तो सीधा ओविल है, सीधा ओविल जो होता है उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ऑर्थोट्रोपस। इसके लिए वर्ड क्या लिखेंगे अपन? ऑर्थोट्रोपस। क्या लिखेंगे? ऑर्थोट्रोपस, इसका नाम लिखिए ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। और अपने सिलेबस में जो ओविल का स्ट्रक्चर दे रखा है वो ऐसा दे रखा है, इसे हम बोलेंगे एनाट्रोपस। क्या बोलेंगे इसे अपन? एनाट्रोपस बोलेंगे। एनाट्रोपस का मतलब ओविल है वो ऐसे होते हैं, और ऑर्थोट्रोपस का मतलब सीधा होता है। क्या बात समझ में आई? ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, वो ये डायग्राम है। इसके बीच में सेंट्रल सेल है, सेंट्रल न्यूक्लियाई है इसके अंदर, और ये यहाँ पे ये जो सेंट्रल सेल, एक सेल ये रही पीछे, वो यहाँ पे दिखा रखे पीछे, और ये है सिनर्जिड सेल। फिलिपोरम एपरेटस क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इस पे। किस पे? सिनर्जी सेल पे। इसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप एनसीईआरटी में देखोगे वहां पे दिख जाएगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो सिनर्जी सेल पे होता है वो पोलैंड ट्यूब को केमिकल सिग्नल भेजता है और उसको गाइड करता है कि आपको किधर से एंट्री करनी है। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और इसके बाद में आप यहाँ से इस ओविल का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। कौन कौन सी चीजें? देखो, ये तीनों जो सेल है, ये तीनों जो सेल है, ये तीनों सेल एंटीपोडल सेल है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। फिर ये माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड का मतलब यहां से क्या आएगा? माइक्रोस्पोर आएगा। देखो ये वाला पार्ट है फ्यूनिकल, यहां से इसे हम लिखेंगे हाइलम। ये क्या है? हाइलम। और यहाँ पे जो प्लासेंटा लगी होती है ओवरी की, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लासेंटा। इंटेगुमेंट क्या है? जो इस सीड की कवरिंग बनाएंगे। ये एग सेल है, सिनर्जिड सेल है। ये मैंने सारी बातें लिख दी है। इसे माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, जिसमें के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है, मेगास्पोर प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोर तो बेटा मेल गैमेट होता है। यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं, ये देखो एम्ब्रियो सेक बन गया है। ये एम्ब्रियो सेक बनेगा, और इस एम्ब्रियो सेक में बहुत सारी सेल है। ये 3 सेल है। ये तीन सेल क्या है? तीन सेल कौन सी हो जाएगी? एंटीपोडल सेल। 3 नीचे सेल में एक एपरेटस बन जाएगा, इंटेगुमेंट बन जाएगा, चलाजिल एंड, माइक्रोपाइलर एंड है। क्या आपको सारी बातें समझ में आई? अगर आपको सारी बातें समझ में आई है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल और पढ़ने वाले हैं। और मेगास्पोर जो बन के तैयार हो गया है, उस मेगास्पोर का फॉर्मेशन के बाद में, और मेल गैमेट हमने पहले ही बना लिया, तो अगर दोनों गैमेट बन के तैयार हो गए हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट को कैसे मिलाएंगे। कौन सा गैमेट कभी नहीं हिलता है, कौन सा गैमेट पूरे दिन हिलता रहता है। और अगर मैच्योर एंथर से पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो गए हैं, पोलन ग्रेन मैच्योर हो गए हैं, तो हम उसको स्टिग्मा तक पहुंचाएंगे और उस पूरी प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोलेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पोलिनेशन क्या होता है। आइएगा हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पोलिनेशन।